Okay, so very good evening to all. Chapter 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से थोड़ा सा आगे बढ़ना है और आज का बेसिक बहुत ही काम का क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर द फ्लो ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड एंड गिव इट्स लिमिटेशंस। अब ये जो लिमिटेशंस का पोर्शन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रूफ। ओके, तो बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर देखना है। दोज हुए फिजिकल कॉपी, अगर मान लो यहाँ पे मतलब जो फिजिकल कॉपी होती है ना, वहाँ पे फिगर में थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो यहाँ पे दिखाया जाए उसको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिगर को फटाफट ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे बेसिक फंडा ऐसा बताना चाहते हैं कि एक ट्यूब जैसा है। अब देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि ये फिगर ड्रॉ किया है तो हमें ऐसा ही फिगर ड्रॉ करना है, नॉट नेसेसरी। आप इसी फिगर को ऐसे भी बना सकते हो। ध्यान से देखिएगा कि मान लो मैंने एक बेस लाइन ले लिया और मैंने यहाँ पे एक ट्यूब लिया और मान लो मैंने ऐसा एक ट्यूब ले लिया। चलेगा तो क्या? हाँ चलेगा। क्या शो करता है तो कि भाई यहाँ से ये एक हाइट, यहाँ से ये दूसरी वाली हाइट, यहाँ पे छोटा एरिया, यहाँ पे ये बड़ा एरिया। मैं ऐसा भी फिगर ड्रॉ कर सकता हूँ। अल्टीमेटली शो ऐसा कुछ करना है कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में कुछ लिक्विड को लेकर जाते हो। पर ऐसा जो भी फिगर ड्रॉ किया था दैट इज अ रैंडम फिगर, तो देखने में नहीं अच्छा लगता है। ओके, अगर अच्छा लगे ऐसा फिगर ड्रॉ करना हो तो आप एक और फिगर बना सकते हैं लाइक दिस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दैट कि आप यहाँ पे जो दिया है परफेक्ट वैसा ही फिगर बनाना हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। देखो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक टाइप का फिगर हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगने वाला हो गया। ये यहाँ h हाइट पे हो गया, ये h1 पे था, ये h2 हो गया। अच्छा, अब इसका आप उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इधर बड़ा और इधर छोटा तो भी चलेगा। बट इफ़ यू फील दैट कि ना यार ये भी नहीं मज़ा आया, ओके, थोड़ा सा एकदम मस्त चकाचक क्लियर कट फिगर होना चाहिए, तो ये रहा आपका क्लियर कट फिगर। बेसिक फंडा, यहाँ पे एरिया बड़ा है, यहाँ पे एरिया छोटा है। पहला पॉइंट, बेस लेवल से ये एक h1 हाइट पे है और ये बेस लेवल से एक h2 हाइट पे है, मतलब दो अलग अलग हाइट का डिफरेंस, एक h1 हाइट एक h2 हाइट। यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है, वैसे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बन जाता है प्रेशर इनटू एरिया, तो P1A1 एंड P2A2। बेसिक पॉइंट आपको किसके ऊपर फोकस करना है तो कि यहाँ पे प्रेशर लगेगा P1, यहाँ पे प्रेशर लगेगा P2। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मान लीजिए कि कोई हमने एक लिक्विड एलिमेंट से मेरा मतलब है कि कुछ अमाउंट का वाटर या तो कुछ अमाउंट का कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मतलब उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मूला का सहारा लिया। अब वेलोसिटी इनटू टाइम ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता था, पर यहाँ पे मैं बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहा था, दैट्स व्हाई आई यूज द वेलोसिटी इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे ये एरिया बड़ा था इसलिए उसने डिस्टेंस छोटा ट्रैवल किया। आई रिपीट, एरिया बड़ा था इसलिए छोटा डिस्टेंस था। यहाँ एरिया छोटा है इसलिए डिस्टेंस कैसा ट्रैवल किया? बड़ा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो यहाँ पे आप देखो ये L2 है, यहाँ पे V2 और डेल्टा टी। यहाँ एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कैसा होगा? छोटा होगा। तो डिस्टेंस भी कैसा ट्रैवल करेगा? कम। यहाँ पे एरिया छोटा है तो वेलोसिटी कैसी होगी? बड़ा। ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी। ओके, मान लो कि एक साइकिल है और एक कार है। मान लो कार 10 की स्पीड से जा रहा है और साइकिल है वो 20 की स्पीड से जा रहा है, तो कोई एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे कौन जल्दी पहुंचेगा? साइकिल। कॉमन सेंस की बात है।
अब कार है तो जरूरी थोड़ी ना कि साइकिल कार ही पहले पहुंचेगा। मैटर क्या कर रहा है? स्पीड। Speed. यहाँ पे कार का स्पीड 10 रखा था, अब 10 पे चलेगा नहीं चलेगा, इट इज नॉट अवर कंसर्न एट दिस मोमेंट। ओके, कहना मैं ये चाहता हूँ कि स्पीड इसका कम था। अब मान लो साइकिल को हटाकर मैं थोड़ा सा और सेंसिबल ले लूँ कि यार चलो मैंने बाइक ले लिया। ओके, बाइक का स्पीड मैंने 40 कर दिया या तो 60 कर दिया, और कार का स्पीड मैंने 20 कर दिया। ठीक है, तो अब पहले कौन पहुंचेगा? बाइक। Bike. अगर मैं कहता हूँ इसका स्पीड 60 है, इसका स्पीड 40 है, तो कौन पहले पहुंचेगा? Bike. बाइक। तो अगर सेम टाइम तक, मतलब बाइक ने भी आधा घंटा तक ट्रैवल किया, कार ने भी आधे घंटे तक ट्रैवल किया, तो वी आर श्योर कि डिस्टेंस बाइक ज़्यादा ट्रैवल करेगा और कार कम ट्रैवल करेगा, ताकि कार का स्पीड कंपैरेटिवली कम था। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। Yes, sir. जब भी जो क्वेश्चन में फिगर पहले आता हो, तो फिगर को बहुत अच्छी तरह से लेबलिंग के साथ समझ लेना, लेबलिंग के साथ याद रख लेना हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपने फिगर को लेबलिंग के साथ याद रखा है ना, तो ये पहले के 4-5 पॉइंट्स तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा वहीं से स्टार्ट होता है, एज शोन इन फिगर। आपने फिगर में क्या क्या देखा, तो क्या आपने जो जो फिगर में देखा, बस वही चीज़, सभी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे लिखनी होती है। तो अगर आपका फंडा फिगर में क्लियर हो जाता है, तो आगे का इनिशियल एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लॉ में ऐसा बताया है कि एक्चुअल में ये बर्नौली होता क्या है, तो बर्नौली प्रिंसिपल को पहले बताया। इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड अप्लाइड टू द आइडियल फ्लूइड्स। तो उसके लिए हम पहले ये समझ ले या तो याद कर ले क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor be destroyed. It can ओके, just transfer. हाँ, तो इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? ये आपको याद होगा। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किए गए हैं उसको ध्यान से और अच्छी तरह से समझिएगा कि यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अल्टीमेटली अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ मैकेनिकल एनर्जी एग्जैक्टली क्या था? Potential energy plus kinetic energy. अगर मान लो कोई एक मोमेंट पे मैंने पोटेंशियल कम लिया, तो काइनेटिक अपने आप। ज्यादा ज्यादा हो जाए। अगर मान लो काइनेटिक कम हो गया तो, potential Potential ज्यादा बढ़ जाएगा। बट मैकेनिकल इन ऑन द केसेस। Same. constant और इज दैट क्लियर? तो अगर आप दो एनर्जी का एडिशन लेते हो, तो डेफिनेटली तीसरा एनर्जी उन दोनों के एडिशन के जितना ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? yes sir. चलो, तो अब यहाँ पे बताया हुआ है द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी। अभी इसको ध्यान से सुनिएगा, हाँ, क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे। सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant along a streamline। अब ये जो वर्ड्स है ना उसको अभी याद रख लेने का, पर उसको थोड़े थोड़े समझ लो। इनकम्प्रेसिबल यानी कैसा? जो compress ना हो सके। लाइक वाटर। नॉन विस्कस यानी कैसा? जो Water विस्कस जैसे। ना हो सा। ओके, इन स्ट्रीमलाइंड इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो मतलब कैसा? तो कि अगर आपने कभी वॉशिंग मशीन देखा हो रनिंग कंडीशन में, तो अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर पानी गोल 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 घूमता है, देखा है? ओके, दैट इज आल्सो yes sir. कॉल्ड एज अ व्हर्लपूल। नहीं देखा है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल कर सकते हो। एक बकेट ले लो फिल्ड विद वाटर, और हाथ ऐसे अंदर डाल के आप इसको गोल 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 घुमाइए, और बाद में आप वहां पे कोई हल्का सा हल्का फुल्का सा कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है तो थर्मोकोल रख लीजिए, तो थर्मोकोल भी कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रोटेशनल फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बताया कि भाई यार ये जो है ना वो तब अप्लाई होगा जब हमारा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस इरोटेशनल होगा, तो वहां पे ये सभी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अगर मैं उसको ऐसे समझूं तो उसका मतलब मिलता मिलता है कुछ इस तरह से।
P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऐसा भी याद रखना है, ठीक है। पर ये अगर किसी को समझ ना हो कि अरे प्रेशर एनर्जी P कैसे हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर कैसे हुआ, और रो एच जी कैसे हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर उसको एक अलग नजरिए से देखने का ट्राई करो तो आई थिंक आप काफी हद तक पहुंच सकते हो। ये काइनेटिक एनर्जी था। Yes, sir. अब उसको मैं डिवाइड बाय वॉल्यूम करूं तो ये हाफ रो वी स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, बरोबर। पर हाँ, पर डिवाइड बाय वॉल्यूम में ऐसा लिखूं तो रो वी स्क्वायर दिख सकता है, कैसे? m by v is क्या equal हुआ to वो? density. Density. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कन्विंस हो गए, हाफ रो वी स्क्वायर कैसे होता है। Yes, sir. चलो, हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mgh था। Yes, sir. डिवाइड बाय में वॉल्यूम करता तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता, Density. Density. तो रो जी एच हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब प्रेशर तो अपने आप में तो प्रेशर है, वो तो कोई एनर्जी तो है नहीं। तो प्रेशर को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार एनर्जी यानी क्या होता है, एक टाइप का वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Force into displacement. पर मुझे तो ये एनर्जी के फॉर्म में देखना है, और ऐसा एनर्जी जिसके अंदर प्रेशर आता हो, मतलब देखना यही है, पर मुझे पी भी दिखना चाहिए। तो मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ? Mass into acceleration into Sir, divided by. Divided by area A. थोड़ा और सोचिए, बहुत नजदीक है आप। divided by h square. H. Sir, F by A pressure हो जाएगा ना P. हाँ, तो पर एफ बाई ए तो मैं कर नहीं सकता ना, बाई ए करूंगा तो मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा, वैसे चल जाएगा एक सेंस में। पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि चलो ऐसा कर दो, चलो ठीक है, आपको थॉट आया है तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। मैथमेटिकली चलेगा ये कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। ओके, फोर्स अपॉन एरिया क्या हो गया? Pressure. Pressure. तो ये वर्क डन, प्रेशर इंटू डिस्टेंस इंटू एरिया, ये एक टाइप का वर्क डन है। Yes. ये एक टाइप की एनर्जी भी हो गई, वर्क डन है तो। Yes, sir. Yes, sir. इस वर्क डन के अंदर प्रेशर भी आ रहा है फॉर्मूला के अंदर। हाँ सर आ रहा है। अब इसी वर्क डन को अगर मैं प्रेशर एनर्जी कह दूं तो मैं कह सकता हूं, क्यों? तो कि यहाँ पे वेलोसिटी आती थी इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी कहा, यहाँ पे हाइट आ रही थी इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी कहा, इसमें प्रेशर आते थे इसको मैं प्रेशर एनर्जी कहता हूँ। पर मुझे जो क्वांटिटी चाहिए उसमें क्या करना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट। Volume. तो चलो भाई, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ कह सकता हूँ, एरिया इंटू डिस्टेंस भी कह सकता हूँ। तो देखो, एरिया इंटू डिस्टेंस और वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गए। Yes, sir. तो मैंने पहले प्रेशर एनर्जी बनाया। कैसे बनाया? तो कि देख लीजिए स्टेप्स, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बन सकता था, तो एरिया से डिवाइड, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसी वर्क डन के फॉर्मूला में मुझे प्रेशर दिखने लगा। डिस्टेंस इंटू एरिया भी है, तो दैट इज कंसिडर एज ए प्रेशर एनर्जी। अगर कोई पूछता है व्हाट इज प्रेशर एनर्जी फॉर्मूला, तो क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? तो कि प्रेशर इंटू डिस्टेंस इंटू एरिया, ये क्या बन गया? Pressure energy. हाँ, पर हमें यहाँ पे किसका समेशन लेना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट Volume. डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एरिया इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? P. P. आई कुछ बात समझ में? Yes, sir. व्याख्या समझ में आया कि बाउंस गया? आया सर। मतलब पूरा पूरा आया कि थोड़ा थोड़ा आया? नहीं नहीं, पूरा पूरा आया। हार्दिक आपको समझ में आया कि नहीं आया?
इसको मैं हाँ समझूं या ना समझूं? हाँ, ओके। जब मैं छोटा था तब हम हमारे ज़माने में इसको हाँ और इसको ना कहते थे। आज के ज़माने में ये होता है, तो न तो ये वाला है, न तो ये वाला है। ओके, और जनरली फिजिक्स के लेक्चर में यही वाली हाँ होती है। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया है, आया आया, नहीं आया नहीं आया, मतलब आधा हाँ आधा ना। ओके, बट डेफिनेटली इट हैपेंड इन द फिजिक्स। ओके, तो वहाँ पे आपको खुद के एफर्ट्स थोड़े से डालने पड़ते हैं, तब जाकर थोड़ा ज़्यादा समझ में आ सकता है। चलो, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। देवर्ष, इज दैट क्लियर भाई? यस हाँ एक क्लॉज सर, सुनाई समझ, नहीं रही, फिर से बोलो। हाँ समझ में आया जो भी समझा है वो? यस सर, यस। ओके 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 ओके, चलो ठीक है। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दोज वर इंटरेस्टेड, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप जब भी समझ रहे हो और आपको याद ना हो कि यार ये प्रेशर एनर्जी क्या था, तो ये आपको फटाफट एक आइडिया दे सकता है कि कैसे हमने निकाला था। वैसे इसका दूसरा मैंने सोचा हुआ आइडिया ऐसा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया कह सकते थे। यस हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, पर आपने कहा डिवाइड बाय एरिया तो मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो मैथमेटिकली वो भी राइट है। ओके, मैंने सीधा फोर्स को कन्वर्ट कर दिया, आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला किस्सा कहा, बट वन इन द सेम थिंग। तो प्रेशर एनर्जी क्या वो पता होना चाहिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है वो पता होना चाहिए। चलो, अब इतना समझ में आ गया, मतलब बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। हमें कांस्टेंट ऐसा बताना है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रूव ऐसा करना है, हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अच्छा, इस एंड से अगर हम पानी डालेंगे तो इस एंड से क्या निकलेगा? पानी पानी। निकले। श्योर? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी को एज इट इज रखा हुआ है। एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी? कम। कम। एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी, बड़ी। ज्यादा। यानी यहाँ पे ये जो v1 है और ये v2 है वो दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। एक हाइट h1 है, एक हाइट h2 है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अलग होगा, तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर भी कैसा होगा? अलग। अलग। तो क्या आप ऐसा समझ सकते हो कि इन तीनों का एडिशन ये तीनों के एडिशन से इक्वल है? तो क्या उसका मतलब ऐसा होता है कि P1 इज इक्वल्स टू P2, दिस वन इक्वल्स टू दिस एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस, ऐसा होगा? नो सर। पक्का? नो, मतलब सर आप ऐसा कह रहे हो कि P1 इक्वल्स टू P2 ऐसा बोल रहे हो? हाँ, क्या ऐसा होगा, ऐसा मैं पूछ नहीं रहा हूँ। सर, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब हम करेंगे? मतलब सर दोनों का इसमें टोटल हाँ, दोनों साइड का टोटल है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल। हाँ, इक्वल। इट इज समथिंग लाइक दैट, 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 2। क्या ये सेम हुआ, हाँ या ना? यस सर। तो क्या यस। उसका मतलब ये है दिस वन इक्वल्स टू दिस? नो सर। हाँ, ये और ये सेम हुए तो वो तो कोइंसिडेंटली बना, बरोबर। अब मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यस सर। तो हम परफेक्ट कह सकते हैं कि ये और ये और ये और ये सब अलग अलग है। यस सर। दिस वन एडिशन इज इक्वल टू दिस साइड एडिशन, तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। आया बेसिक फंडा समझ में? यस सर। यस सर। यहाँ पे बेसिक काम जो है वो एनर्जी का है, तो हम कैसे भी करके हम यहाँ पे 3 अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन की बात करेंगे। और वहाँ पे वर्क डन जो भी हम लेंगे वहाँ पे प्रेशर का फंडा है वो इंट्रोड्यूस हम रखेंगे, तब जाकर हमें ये बर्नौली प्रिंसिपल समझ में आएगा। 95% केस में अगर ये चैप्टर एग्जाम में है तो बर्नौली
CBSE हो तो 5 मार्क में, गुजरात बोर्ड हो तो 4 मार्क में ये पूछा ही जाता है। तो आप ये क्वेश्चन समझने में जितना टाइम देते हो उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। दैट्स व्हाई वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्मॉल पॉइंट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जो छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की है उसके लिए मैंने बताया कि हमारे दिमाग में हमें एनर्जी जो है वो रखनी है। तो सबसे पहले मैंने ऐसा कहा था कि अगर फिगर क्लियर होगी ना तो ये 3-4 पॉइंट आपके फ्लूलेस हो जाएंगे। जो फिगर में देखा वही बताना है। हमने कैसा लिक्विड लिया तो कि कंसीडर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड स्पीडीली बिटवीन द सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए पाइप वेयरिंग क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या, तो कि भाई ऊपर देखा कि लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड कैसा है तो कि नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है। कहाँ पे फ्लो कर रहा है तो कि पाइप में। पाइप कैसा है तो कि जिसका एरिया अलग अलग है, एक का एरिया छोटा एक का एरिया बड़ा है। अब स्मॉल a1 दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां पे कैपिटल ए लिखा है, तो कैपिटल ए जहां पे लिखा है उसका एरिया a1, वेलोसिटी v1, प्रेशर p1, हाइट h1 कह सकता हूं मैं। अब यहाँ पे ये लेट a1 से स्टार्ट करना जरूरी है क्या ये पॉइंट? No, sir. हाँ, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, और उसको आप ऐसे ही समझने का ट्राई करिए। ये जो एक्सप्लेनेशन है इट इज नॉट नेसेसरी कि लेट स्मॉल a1 बी द, हाँ a1 एरिया है तो आप लिख सकते हो at capital A point small a1 is the area, v1 is the velocity। अब फ्लूइड वेलोसिटी का हो या सिर्फ वेलोसिटी का हो, क्या वो वहां पे एयर की वेलोसिटी होगी? No, sir. नहीं सर, फ्लो क्या कर रहा है? फ्लूइड मतलब लिक्विड। उसकी बजाय मैंने लिक्विड लिखा तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं सर। हाँ, तो दैट इज कॉल्ड एज, उसकी भावनाओं को समझो, उसकी मीनिंग को समझो। ओके, अगर आप लिखते हो दैट्स कैपिटल ए, दैट्स एरिया इज a1, वेलोसिटी इज v1, प्रेशर इज p1 एंड h1 इज द हाइट, ओके, अबोव द ग्राउंड लेवल। पर थोड़ा अच्छी तरह से लिखो तो आपको पढ़ने में और सामने वाले, मतलब आपको लिखने में और सामने वाले को पढ़ने में ज्यादा मजा आ सकता है। सर्वे समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो एकदम है ना सीधा बैठा कर, ऐसे वो तू झुक के बैठेगा ना तो थोड़ा साइड में से चला जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, ऐसा कह रहा हूँ मैं। Small a1 that is the area, v2 is the velocity, p2 is the pressure and h2 is height। तो देखो यहाँ पे कितना शॉर्ट में लिख दिया, let a2 v2 p2 and h2 be the values of the corresponding quantities at b। तो रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। let rho be the density of the fluid, वो तो सेम ही रहेगा ना, ताकि डेंसिटी वहां पे चेंज नहीं होने वाला है। अब क्या समझना था, तो क्या अब हमें ये समझना था कि यहाँ पे लिक्विड जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है। तो अगर हम कोई एक पाइप में से 1 लीटर पानी एंटर करेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा? 1 लीटर। कॉमन सेंस की बात है। तो उसका मतलब ये होता है, वैसे उसको कहा जा सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब क्या, तो कि पाइप के अंदर क्या पानी स्टोर होगा? नहीं होगा। तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि पानी वहां पे स्टोर होता नहीं है, जितना पानी डालेंगे उतना का उतना पानी बाहर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। So rho be the density of the fluid and the fluid is incompressible. So whatever mass of the fluid enter at the section A, same amount of mass also out at the section B। इसको आप सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख दो, mass at the section A and section B will be equal। mass का मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा है तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। हाँ चलो, वॉल्यूम का मतलब तो कि एरिया इंटू लेंथ, कह सकते हैं ऐसा, Yes. एरिया इंटू लेंथ। पर जनरली हम लेंथ को कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वेलोसिटी इंटू टाइम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। Yes, देवर, sir. समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है भाई? आ रहा है सर। पक्का? Yes. ओके, नहीं समझ में वहां पे पूछिएगा। हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वहां पे इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आई होप आपके पास नोट्स है, या तो जो नोट्स आपके पास होने वाला है वो यहाँ पे भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो आपको परफेक्ट एक रिलेशन पता चले। ओके, दैट्स व्हाई वी जस्ट ट्राई टू डायरेक्टली रेफर दिस थिंग्स। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिक फंडा ये है
कि मास दोनों एंड पे सेम रहेगा। डेल्टा टी सेम था तो क्या, रो सेम था तो क्या। अब यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक क्या दिख रहा है पता है इधर? डेल्टा टी आएगा। डेल्टा रो की जगह। हाँ, रो तो है ही पर वहां पे टी है वो मिस हो चुका है। ओके, बट वैसे हमें पता है कि टाइम सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, तो हमें मिल जाएगा A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। अरे ये तो क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ हाँ, तो कोई थोड़ा होशियार बंदा है वो सीधा सीधा ऐसा भी कह सकता है। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी इट हैज द सेम मास सो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये दो लाइन आप निकाल दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। इज दैट क्लियर? यस। अब आएंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन के 3 पॉइंट्स। ओके, ध्यान से सुनिएगा और उसकी स्ट्रेटेजी को दिमाग में सेट करने का ट्राई करिएगा। सबसे पहला पॉइंट आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? A1V1 is equals A1V1 to equals to A2V2। A2V2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं जा रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, so दैट्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम हाँ वी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखा ही है हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, पर मास की जगह पे मैं लिख सकता था A1V1 डेल्टा टी रो। हाँ या ना? यस सर। ऊपर बताया था ना। वैसे देखो ये एक फॉर्मेलिटी है, बाद में इन सभी चीजों को कट ही कर देना है। ओके, मास में यहाँ पे मैं A1V1 वाली वैल्यू लेता हूँ, वैसे A2V2 भी ले सकता हूँ ताकि मास तो सेम ही था ना दोनों में। यस। पर यहाँ पे मास की जगह पे A1V1 लिया। नाउ चेंज इन पोटेंशियल, तो के बी से ए मतलब ए से बी तक गए तो चेंज इन हाइट H2 माइनस H1 हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला था ना हमारा MgH। किसका फॉर्मूला था MgH? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे हाइट में चेंज आया H2 माइनस H1। बट अगेन मास की जगह पे क्या लिखना है? A1V1 डेल्टा टी रो। हाँ, A1V1 डेल्टा टी रो। ये G आ गया और ये H2 माइनस H1 आ गया। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर काइनेटिक एनर्जी, सेकंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। एंड पूरा क्वेश्चन याद रखने का ये सबसे आसान सा तरीका, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। वर्क डन करना यानी क्या? तो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स कैसे लगा? तो कि प्रेशर की वजह से लगा, राइट? तो देखो, हम पानी को या तो लिक्विड को कहां से कहां लेकर गए? हम पानी ए को से बी। ए से बी तक लेकर गए, ठीक है? तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो उसके लिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है वो बताना है। 1 सेकेंड। चलो, आई होप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तक का आपका पार्ट क्लियर होगा। तो देखो, वर्क डन का क्या बेसिक फॉर्मूला हम दिमाग में रखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में लिखना हो तो फोर्स की जगह पे क्या कर देंगे हम? पीए। टी ए। ओके, डिस्टेंस को वेलोसिटी के टर्म में लिखना तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख देंगे? वी डेल्टा टी। तो देखो, यहाँ पे वर्क डन ही समझिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही समझिए, डिस्प्लेस फोर्स की जगह पे प्रेशर इंटू एरिया और डिस्टेंस की जगह पे वेलोसिटी इंटू टाइम। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यस देखो, सर। तो P1 A1 V1 डेल्टा टी, P2 A2 V2 डेल्टा टी। पर A2 V2 और A1 V1 कैसा था? इक्वल। इक्वल। उसको इक्वल कर दिया तो क्या क्या कॉमन आ गया? देखो, A1 V1 डेल्टा टी कॉमन। यस। यस सर। तो A1V1 डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो सिर्फ डिफरेंस में क्या बचा? P1 minus माइनस P2. P2। तो जैसे मैंने आपको हिंट दिया था कि एक पॉइंट काइनेटिक एनर्जी का, एक पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का और एक पॉइंट वर्क डन का। अब यहाँ पे बताना था कि एक्चुअल में वर्क डन मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन। पोटेंशियल। तो देखो, चेंज इन वर्क डन यहाँ था अपना A1V1 कॉमन वाला,
ये है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ये है पोटेंशियल एनर्जी का सेम। सब में से क्या कॉमन आके निकल गया? A1V1 A1V1 डेल्टा delta T. A1V1 डेल्टा निकल गया सब कुछ कॉमन। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, Yes. ओके, तो अब यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय A1V1 डेल्टा टी, अगर मान लो कोई कहता है कि यार ये लाइन लिखने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इट्स समथिंग लाइक ऑब्वियस ना, दिखता है ना, इधर है इधर है इधर है, तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट Cut. Cut. ओके। वैसे लिखा तो कोई गलत है तो नहीं है, डिवाइड कर दो तो भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 वाला एक साइड, 2 2 वाला एक साइड, तो देखो 1 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव, ये 1 नेगेटिव, सबको एक साइड शिफ्ट कर दो, 2 वाला एक साइड, तो हो गया प्रूव हमें जो करना था वो। Yes, sir. आया पूरा का पूरा फंडा समझ में? सबसे पहला Yes. पॉइंट किसके बारे में बताने का? Figure. हाँ, वेरी गुड। उसके बाद फिगर का एक्सप्लेनेशन। तीसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Continue it. फोर्थ पॉइंट चेंज, Kinetic energy. Kinetic energy. indeed. वहां मास की जगह पे क्या ले लेने का? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। Volume. Volume. वॉल्यूम की जगह पे क्या ले लेने का? एरिया इंटू Area into लेंथ। length. Length. लेंथ की जगह पे क्या ले लेने का? V V delta delta T. T. हाँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बाद किसका पॉइंट? Change in potential Potential energy. energy. उसके बाद वर्क डन का Work पॉइंट done. चेंज है। हाँ, पर काइनेटिक और पोटेंशियल में आता है B to A, पर वर्क डन में आता है A to B, ताकि हम वर्क डन नीचे से प्रेशर देंगे तो ही लिक्विड कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर. तो उसमें ध्यान रखने का, वहां पे P2 माइनस P1 कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, देखो अगर इधर P2 माइनस P1 होता ना तो हम गड़बड़ कर देते यहाँ पे। और वैसे भी वर्क डन A से B होता है। काइनेटिक एनर्जी में कह सकते हैं कि यहाँ क्या था वहाँ क्या है, हाइट में कह सकते हैं यहाँ क्या था वहाँ क्या है, पर वर्क डन तो तभी होगा जब आप यहाँ से पुश करके ऊपर तक जाओगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स अ ग्रेट। अब यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया उसने कहा कि इफ आई वांट द टोटल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको remains constant, मतलब this proves the Bernoulli's principle according to which the total energy per unit volume remains constant. Equation 3 also can be written like this, मतलब तीनों टर्म को GH से डिवाइड कर दिया। अब क्यों किया? तो कि बस ऐसे ही। क्यों? तो कि यार एक अलग नाम देना था। यहाँ पे H अकेला है ना, तो उसको मैं कह सकता था ग्रेविटेशनल हेड, या तो उसको कहते थे एलिवेशन हेड, एलिवेशन यानी हाइट। तो मुझे बस ऐसे नाम देने थे, इसलिए मैंने उसको रो जी से डिवाइड कर दिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है बर्नौली, तो आपको यहाँ तक ही लिखना है। क्लियर? दिस प्रूव्स द बर्नौली प्रिंसिपल। ओके, यहाँ या तो ऐसा कह सकते हैं दिस इज नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, तो ये एडिशनल पार्ट है। इसका नाम हो जाता है, जिस रोजी से डिवाइड करो तो एक बन जाता है प्रेशर हेड, एक बन जाता है वेलोसिटी हेड, और एक बन जाता है ग्रेविटेशनल हेड। ऑफ कोर्स दैट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, ताकि आप तीनों को एक ही जैसी वैल्यू से डिवाइड करते हो। ओके, इट्स ऑब्वियस। अब उसकी लिमिटेशंस तीन है, छोटी छोटी है, बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिस इक्वेशन आइडियली अप्लाइज टू द फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी और नॉन विस्कस फ्लूइड। मतलब क्या? तो कि ये पानी जैसा लिक्विड है ना, वहां पे अप्लाई हो सकता है। क्यों? तो कि वहां पे प्रेशर सही तरीके से चलेगा। अगर हनी हो, ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। In the case of a viscous fluid, we need to take into account the work done against the viscous drag. मतलब उसको पुश करते हैं, प्रेशर देना चाहते हैं, पर वो लिक्विड है ना, उसके अंदर विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो उसको रेजिस्ट करेगा। This equation applicable only to the incompressible fluid because it does not take into account the elastic energy. Elastic energy यानी क्या? तो क्या हमने पढ़ा था चैप्टर 9 में, इलास्टिसिटी। अगर आप उसको खींचो और वापस है वैसे का वैसा हो जाना चाहिए। And this equation applicable only to the streamline flow, not when the flow is turbulent. मतलब क्या? तो उसका जो एकदम शुरुआत का जो डेफिनेशन था ना, उस डेफिनेशन के अंदर याद करिए कहा था विस्कस होना चाहिए,
इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, तो वही उसकी लिमिटेशंस हो गई। टर्बुलेंट यानी ऐसा समझिए जहाँ पे उसका स्पीड एकदम से बढ़ जाए, आई थिंक हमने उसको डिस्कस शायद किया हुआ था, टर्बुलेंट फ्लो। Yes, Yes, sir. sir. एक स्ट्रीम में जाता है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो पहला ली हमारा था बर्नौली, अब आता है दूसरा ली जिसको हम कहते हैं Torricelli. टॉरिसिली। कौन सा ली? Torricelli. Torricelli. टॉरिसिली। ओके, he is very silly, that's why it's called टॉरिसिली। ओके, तो टॉरिसिली लॉ बहुत ही सिली लॉ है। ओके, उसमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं लगाना है या तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे भी मुझे पता है कि हम ज़्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाते हैं। ओके, फिर भी थोड़ा थोड़ा ही लगा दो तो भी काम आपका आसान हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत बेसिक से एक पॉइंट आपके सामने रखा गया। अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, नाम नया दिया हुआ है, फ्रॉम द साइड ऑफ ए कंटेनर बोथ व्हेन इट्स टॉप इज क्लोज्ड एंड ओपन। मतलब ऐसा समझिए कि एक पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है, आप साइड में छेद कर दो तो पानी का फ्लो कैसा देखने को मिलेगा? एकदम मजे से जाएगा या धीरे धीरे पानी आएगा? धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे पानी है। छोटा सा छेद हो तो एकदम इट्स जस्ट लाइक ए वाटर जेट और जस्ट स्लो डाउन। जल्दी जाए। डिपेंड करता हाँ। है कि छेद कहाँ पे बनाया, मतलब जहाँ पे पानी भरा है ना उससे कौन सी हाइट पे नीचे बनाया है। अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो पानी कैसे जाएगा? वाटर जेट, मतलब फुल स्पीड में जाएगा। अगर छोटा सा छेद है पर वहां पे प्रेशर कम है तो धीरे 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 पानी निकलेगा। तो उस बात को समझाता हुआ यहाँ पे दो सिचुएशन वाला मतलब क्या, तो कि मान लो कि ये कंटेनर क्लोज्ड हो तो क्या, और अगर ये कंटेनर ओपन हो तो क्या। ओके, सो द वर्ड इफ्लक्स मीन्स द आउटफ्लो ऑफ ए फ्लूइड, यानी इफ्लक्स का मतलब समझा कि कोई भी लिक्विड है वो कोई एक छोटा सा गैप है वहां से बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड एज ए इफ्लक्स। Or, as shown in figure, consider a tank containing a liquid of density rho with the small hole in the side with the height y1 from the bottom. अब ये एक बात है ना वो बहुत काम की होती है कि जब भी आप कोई फिगर लेते हैं तो उसके मतलब है ना उसको ध्यान लेना बहुत जरूरी होता है कि मैं y1 ऊपर से भी ले सकता हूँ नीचे से भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वी जस्ट ट्राई टू मेक सम फॉर्मेलिटी और सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, तो हम एक चीज़ों को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि ये ओपन एंड है, वहां पे जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 कह दूं, उसके एरिया को a1 कह दूं, तो यहाँ पे है उसको वेलोसिटी को मैं v2 कह दूं, यहाँ पे मैं a2 कह दूं, ये नीचे से जो हाइट है उसको मैं y1 कह दूं, ऊपर से जो ऊपर तक जाए उसको मैं y2 कह दूं, इन दोनों के डिफरेंस को मैं h हाइट कह दूं। इस पहले पार्ट को मैंने मतलब ये जो ओपन पार्ट है उसको मैंने 1 नाम दिया और इसको मैंने 2 दिया, तो इसका प्रेशर P1 बन गया, इसका प्रेशर P2 बन गया। बट दैट मेंशन दिस P2 दैट इज समथिंग लाइक ए P एंड P1 इट इज समथिंग लाइक ए प्रेशर PA। व्हाई इट इज कॉल्ड PA? ताकि यहाँ पे वो एंड ओपन एंड है और जहाँ ओपन एंड हो वो एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर के कांटेक्ट में आए तो जो प्रेशर लगे उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक। Atmospheric pressure. आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. हार्डली समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है बाउंस जा रहा है ऐसा? अच्छा ठीक है, चल मैं समझ गया, तुम्हारा माइक तो वैसे भी बंद है, अब तू टाइप करेगी, छोड़ रहने दे। ओके, चलो, तो यहाँ पे फिगर में हमने कुछ चीजें एज्यूम कर ली। ओपन एंड को 1 कह दो, क्लोज को 2 कह दो, यहाँ पे ये कंटेनर ऊपर से बंद है इसलिए वहां पे कोई प्रेशर P लगेगा। मान लो ये मैं ओपन कर दूं तो कहाँ पे चेंज आएगा? P2 is equals to PA. एंड व्हाट अबाउट द P1? P. गलत, मैंने ऐसा कहा इसको ओपन कर दो, ऐसा थोड़ी ना कहा अब इसको बंद कर दो। हाँ मतलब उसका भी PA.
मतलब दोनों पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? सेम। हाँ, दैट्स द पॉइंट। ओके, चलो। तो अब ये कुछ एजम्पशंस के साथ आपकी आगे की 3-4 लाइन रेडी हो गई। ओके, ये ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन क्लियर हो जाएगी। y2, that's the height of the liquid surface from the bottom. Okay, a1 a2 are the areas, v1 v2 are the velocities at 1 and 2. Their pressures are p1 and p2. कह सकते हैं ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स? हाँ या Yes. ना? ओके, उसके बाद हमारे पास ये तो फंडा है ही। क्या है अगेन ये? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमारा पर्पस है कि हमें यहाँ पे कुछ चेक करना है, इसलिए हमने v2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया। आई रिपीट, मुझे यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, ताकि लिक्विड तो यहीं से बाहर आता है ना, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी। इसलिए मैं v2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देता हूँ, ताकि इक्वेशन के अंदर मैं v2 की जगह पे वो वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा काम हल्का सा आसान हो सकता है। बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से v2 मुझे ऐसा मिल रहा है, पर यहाँ पे बताया कि एज पर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर a2 बहुत बहुत बड़ा है तो v2 बहुत 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 छोटा हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। पर यहाँ पे ऐसा कह दिया कि जहाँ पे वो टॉप ऊपर वाला पार्ट है ना, वो बंद है, क्लोज्ड है, तो वहाँ ऑलमोस्ट लिक्विड है ना, स्टेडी स्टेट में दिखेगा। व्हेन इट्स शोइंग द स्टेडी स्टेट, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास बर्नौली इक्वेशन था, p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी h1। तो वैल्यूज डाल दो। p1 क्या है? p है हाफ रो v1 स्क्वायर, और h1 क्या है? y1, तो रो जी y1। p2 को क्या कह दिया? p। व्हाट इज v2? 0। 0। और हाइट क्या है? y2। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मिल सकता है, हाइट का डिफरेंस मिल सकता है, और वैसे हमने यहाँ पे देखा है कि h इज इक्वल टू क्या होता है? y2 माइनस y1 होता है ना। तो अब यहाँ पे उसी चीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो, हाफ रो v1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दो, बाकी सभी चीजें इधर शिफ्ट कर दो। तो रो जी y2 माइनस y1 हो गया, p माइनस pa आ गया। अब यहाँ से हम लास्ट एक स्टेप पीछे है, पर उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। y2 माइनस y1 को h, तो हाफ रो v1 स्क्वायर, हाफ रो v1 स्क्वायर, रो जी h, p माइनस pa। अब इसमें से ये स्टेप क्या किया होगा? फटाफट। V1 को सब्जेक्ट V1 को हाँ, तो देखो, v1 को सब्जेक्ट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और रो से डिवाइड। डिवाइड। तो देखो 2 रो जी एच एंड डिवाइड बाय रो, प्लस 2p माइनस pa बाय रो। कह सकता हूँ मैं ऐसा? यस सर। तो देखो, पहला आ गया 2gh, रो रो कैंसल, तो ये फर्स्ट स्टेप आ गया। एंड 2p माइनस pa अपॉन रो, और उसका रूट। क्लियर? यस सर। पक्का? पक्का। दैट्स ग्रेट। तो देखो, यहाँ पे पार्ट 1 में से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 यू हैव टू राइट 3 टाइम्स। दोनों के दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाले हैं। और पार्ट 2 से आई थिंक कोई क्वेश्चन दिया था? आई थिंक तो नहीं दिया था। नहीं दिया सर। ऐसा नहीं दिया। देख लेते हैं, अगर कोई इजी हो, आप कर सकते हो, ऐसा कोई हो तो ट्राई करते हैं। ये तो ठीक है, ये हो सकता है। फोर्स अपॉन एरिया ही है, तो 1 2। हाँ, ओके, ट्राई करना है। इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े शायद डिफिकल्ट हो सकते हैं, 4 एंड 5। ओके, ये आप करेंगे 2 बार। क्लियर एवरीवन? ओके। यस और सर। यस सर। ओके, तो अभी लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय सर। बाय सर। बाय सर। हाँ, एक मोस्ट प्रोबेबली हम जो 12th है वो मार्च के फर्स्ट वीक में चालू करने वाले हैं। ओके, जनरली काफ़ी सारी जगहों पे फेब्रुआरी में चालू कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हर एक के पास अपना अपना लॉजिक होता है, मेरा अपना लॉजिक है,
ताकि अभी काफ़ी सारे शेड्यूल थोड़े से डिले चल रहा है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द February मिड। ओके, ऑलमोस्ट 14 फेब के आसपास हम चालू करते हैं, तो इसमें हम इस बार भी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। मार्च फर्स्ट वीक के आसपास मैं चालू करने वाला हूँ। तो दैट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। 12th को हम तब स्टार्ट करेंगे, पर जैसे 12th स्टार्ट होता है 11th के लेक्चर्स भी चलते रहेंगे। और ये जो इनिशियल टाइम है उसमें ऐसा होता है, थोड़ा 11th थोड़ा 12th दोनों स्टैंडर्ड को हम पैरेलल पढ़ाते हैं, ताकि 11th छूट ना जाए। और उसके काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स है जो 12th में काम में आते हैं, तो हम 11th और 12th दोनों थोड़ा थोड़ा पैरेलल चलाएंगे। हमारे जो भी लेक्चर्स है उसमें थोड़े लेक्चर्स 11th के, थोड़े लेक्चर्स 12th के रहेंगे। ओके, तो कुछ में आप में से शायद कोई ऐसा हो जो यहाँ पे लाइव हो, या तो जो सिर्फ वीडियो देख रहा हो। ओके, इफ देव दैट थिंकिंग कि भाई हम 11th में है, 12th में हम नहीं है यहाँ पे, तो आप 11th के लेक्चर में आ सकते हो, 12th के लेक्चर में आप नहीं आओगे, तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन फॉर मी। दूसरा पॉइंट, आप सबको आज जो है मंडे, ओके, तो वेडनेसडे से पहले आपको अपने अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वो मुझे एक बार कॉल करें। ओके, वो कॉल जो है वो मुझे शाम को 7:30 से लेकर 8:30 या 9 तक कर सकते हैं। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से फ़ोन करेगा तो चलेगा। मुझे जस्ट ऐसे ही बात करनी है, नॉट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। ओके, पर आप कैसे काम करते हो, या तो क्या काम करते हो, या तो 12th में क्या क्या सिंसियरिटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में मुझे हल्का फुल्का सा बात करना है। वैसे आई थिंक आप लोगों को यहाँ से भी एक कॉल आता होगा सर का, ओके, आपके पेरेंट्स के ऊपर कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्टिल वी डोंट नो कि कब हम ऑफलाइन पढ़ना चालू करेंगे और वो कितना हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। ओके, तो हम अब उसका वेट नहीं करते हैं, ताकि अब हमारे पास एक एटलीस्ट वे तो है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और अब थोड़े से हम यूज टू हो चुके हैं। ओके, तो जो भी होगा वो टाइम डिसाइड करेगा, हमें तो डिसाइड नहीं करना है, हम अपना काम है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। सो इज दैट क्लियर? Yes, sir. और Yes, sir. विद इन अ शॉर्ट टाइम का मतलब है कि बिफोर जनवरी गेट्स एंड आपको आपका कंफर्मेशन जो है वो देना है कि आप में से कितने लोग 12th में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, जो नहीं देंगे तो उसको कंफर्मेशन देने की जरूरत नहीं कि हम नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट है, वो हम समझ जाते हैं। ओके, बट दोज हु आर कंफर्म्ड कि हाँ हमें करना है, तो आप व्हाट्सएप से मुझे कर सकते हैं, या तो सर्विस सर को फ़ोन करके बता सकते हैं, या तो जब मुझे फ़ोन करे आपके पेरेंट्स तब आप बता सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, चलो टाटा, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय।